नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सोशल वॉइस पर। मैं हूं योगेश। दोस्तों, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार से होकर जाता है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ भी यूपी और बिहार से होकर ही गुजरेगा। लेकिन बीजेपी और एनडीए के सहयोगी रहे नीतीश कुमार इस विजय रथ को रोकने की पूरी तैयारी कर बैठे हैं। वो हर कीमत पर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक प्लान तैयार कर लिया है। अपने इस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में विपक्ष के 5 बड़े नेताओं से मुलाकात की। लेकिन ये तो बस शुरुआत भर है, अभी कई और नेताओं से मुलाकात बाकी है। नीतीश कुमार अपने इस मास्टर प्लान 2024 को पूरा करने के लिए 13 बड़े नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। यानी नीतीश कुमार इन 13 नेताओं के साथ मिलकर 2024 के लिए एक चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं और इस चक्रव्यूह में वो बीजेपी और एनडीए को घेरना चाहते हैं। तो क्या वाकई में नीतीश कुमार अपनी इस रणनीति में कामयाब हो पाएंगे और क्या वाकई में वो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोक पाएंगे? दोस्तों, कहते हैं अपने ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। लंबे समय तक बीजेपी के सहयोगी रहे, बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चलाई, केंद्र में भी एनडीए के साथ बने रहे, सत्ता में भागीदारी की और अब एक अलग रास्ता चुन लिया। बिहार की राजनीति के लिए यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन केंद्र की राजनीति में भी अब नए समीकरण बनने लगे हैं। सत्ता के ये नए समीकरण 2024 के रण में क्या गुल खिलाएंगे और बिहार की राजनीति कितनी प्रभावी होगी? क्या बिहार के रणनीतिकार और खासकर नीतीश कुमार 2024 में सत्ता का गणित तय करेंगे? दोस्तों, राजनीति बेहद दिलचस्प होती जा रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे नए नए डेवलपमेंट राजनीति में सामने आ रहे हैं। इस दिलचस्प होती राजनीति और इन दिलचस्प सवालों के जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है नीतीश कुमार का वो मास्टर प्लान, कौन है वो 13 बड़े नेता और नीतीश कुमार ने कैसे रची है 2024 के रण की व्यूह रचना। तो बेहद दिलचस्प होने वाला है ये वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अगर पसंद नहीं आता है तो भी आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं नीतीश के चक्रव्यूह की ये रणनीति आखिर है क्या। कोशिश करते हैं इसे समझने की। दोस्तों, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन दिनों दिल्ली के गलियारों में चक्कर लगा रहे हैं। आखिर उनका मिशन है क्या? आज वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उन्होंने विपक्ष के 5 बड़े नेताओं से मुलाकात कर डाली। उनका टारगेट 11 और नेताओं से मिलने का है।
कुल 11 नेताओं से मिलने का है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कुल 13 नेताओं से नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। तो आखिर नीतीश की रणनीति क्या है, उनका मकसद क्या है? नीतीश कुमार का मकसद है कि 2024 की लड़ाई में 500 सीटों पर बीजेपी को सीधे टक्कर देना, बिहार में भाजपा को सत्ता से दूर करने का, बीजेपी को सत्ता से दूर करने का नीतीश का मिशन पूरा हुआ और अब वो 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में वो दिल्ली पहुंचते हैं और पहले ही दिन दिल्ली में 5 बड़े नेताओं से ताबड़तोड़ मुलाकात कर डालते हैं। कौन थे वो 5 बड़े नेता? सबसे पहले वो मिलते हैं कांग्रेस के राहुल गांधी से, उसके बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी से, वो मिलते हैं सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी से और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। इसके बाद वो मुलाकात करते हैं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से। इसके अलावा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल, शिवसेना, उद्धव गुट और उड़ीसा के सीएम बीजू जनता दल के नेताओं से भी नीतीश कुमार जल्द ही आने वाले दिनों में मुलाकात करने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में नीतीश के दिल्ली दौरे को विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में भाजपा से गठबंधन को तोड़ने के बाद नीतीश लगातार विपक्षी नेताओं के संपर्क में हैं। अगर नीतीश के प्रयास सफल रहे तो 2024 के चुनावों से पहले भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के साथ साथ सभी क्षेत्रीय पार्टियां साथ आ सकती हैं। यह पहली बार नहीं है जब नीतीश महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। 2015 में भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। नीतीश के दिल्ली दौरे से 2024 के चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना बहुत दिलचस्प है। 500 से ज्यादा सीटों पर सीधे लड़ाई की तैयारी में है नीतीश कुमार और ये घेराबंदी सिर्फ उत्तर में ही नहीं कर रहे बल्कि दक्षिण में भी कैंप डालने वाले हैं नीतीश कुमार। यानी उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी के रथ को रोकने की पूरी जुगत लगा रहे हैं नीतीश कुमार और पूरी तैयारी करके बैठे हैं नीतीश कुमार। नीतीश का दिल्ली दौरा अगर सफल रहता है तो सभी दल एकजुट हो सकते हैं। अगर ये सभी दल एकजुट हो गए तो आगामी लोकसभा चुनावों में 500 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी से विपक्ष की सीधी लड़ाई होगी। अब सोचिए, अगर विपक्ष संगठित हो गया तो बीजेपी को कितना नुकसान कर सकता है। यानी नीतीश की जो रणनीति है वो ऐसी ही नहीं है। अगर नीतीश अपनी रणनीति में कामयाब हो जाते हैं और विपक्ष के तमाम नेताओं से जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और जिनसे वो मुलाकात करने वाले हैं वो सभी साथ आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 2024 में बीजेपी के लिए चुनौती बहुत बड़ी हो जाएगी। और नीतीश कुमार बहुत पुरानी खिलाड़ी हैं राजनीति के। वो जानते हैं कि राजनीति की शतरंज में कब कौन सा मोहरा चलना है और इसमें समय का क्या महत्व है। समय से कुछ पहले ही नीतीश कुमार सक्रिय हो गए हैं। उनकी ये सक्रियता क्या दिखाती है? पहले बिहार में बीजेपी से पल्ला छुड़ाना और अब खुलकर दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ सक्रिय हो जाना। इतनी सक्रियता तो राहुल गांधी और केजरीवाल ने भी नहीं दिखाई जितनी नीतीश कुमार इस वक्त दिखा रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार का जो मास्टर प्लान है उसमें वो रूरल एरिया यानी ग्रामीण इलाकों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों पर फोकस करने की उनकी ये रणनीति अगर कामयाब रहती है तो बीजेपी को नुकसान संभव है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम आपको इसे बीते लोकसभा चुनावों के समीकरणों से समझाने की कोशिश करते हैं। देश के रूरल एरिया को अगर हम देखें तो देश के रूरल एरिया में लोकसभा की कुल 353 सीटें हैं, जिनमें से 2019 में 207 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। यानी कि जो ग्रामीण इलाके हैं देश के, वहां से लोकसभा की
353 सीटें आती हैं और बीजेपी ने 2019 में इन 353 सीटों में से 207 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो कांग्रेस के खातों में, कांग्रेस और अन्य दोनों को मिला दें तो उनके खाते में कुल 126 सीटें, 1 to 6 करीब 126 सीटें गई थी। और गठबंधन का पूरा जो फोकस है इस वक्त, नीतीश कुमार जो गठबंधन तैयार कर रहे हैं, उनका पूरा फोकस जाहिर से बात है इन्हीं ग्रामीण इलाकों पर, इन्हीं रूरल इलाकों से आने वाली सीटों पर है। 2009 में अगर बात करें तो 2009 में भाजपा को इन इलाकों से केवल 77 सीटें, 77 सीट्स पर जीत मिली थी। हम इन ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हैं, जो 2014 में बढ़ी और 190 हो गई और 2019 में 207 हो गई। यानी ग्रामीण इलाकों से बीजेपी को सबसे ज्यादा बढ़त मिली 2009 के चुनावों में, जहां वो 77 सीटों पर थे। वहीं 2014 के चुनावों में बीजेपी 190 सीटों पर आ गई, बम्पर जंप। और उसके बाद एक और जंप बीजेपी ने मारा और ग्रामीण इलाकों से, रूरल एरिया से, जहां से लोकसभा की तकरीबन 353 सीटें आती हैं, वहां बीजेपी ने 207 सीटें हासिल कर ली। तो ये था 2009 से लेकर 2014 तक ग्रामीण इलाकों में सत्ता का समीकरण और सीटों का गणित। अगर हम बात करें सेमी अर्बन इलाकों की, यानी जो थोड़े से शहरी इलाकों में गिने जाते हैं, जो छोटे शहर हैं, उनकी बात करें तो 2009 में बीजेपी को यहाँ पर 20 सीटें मिली थी, जबकि 2014 में ये सीटें बढ़ी और 53 हो गई, 53, और 2019 में 58 पर पहुँच गई। यानी कि जो छोटे शहर हैं, जो सेमी अर्बन इलाके हैं, वहाँ पर बीजेपी 20 से 53 पर पहुंची और 53 से 58 पर पहुंची। यानी वहाँ भी बढ़त तो हासिल की, लेकिन वहाँ से सीटें उतनी ज़्यादा नहीं आती हैं। अगर हम हाईली अर्बन सीटों की बात करें, हाईली अर्बन इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी के पास 2009 में 20 सीटें थी, जो 2014 में बढ़ी और 2019 में फिर बढ़ी और करीब 40, 2014 में और 2019 में भी करीब 40 सीटें यहाँ से बीजेपी ने हासिल की। तो कुल मिलाकर के इसे समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार रूरल एरिया पे क्यों फोकस कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में क्यों फोकस कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी भी इन दिनों इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि देश में 2 भारत बसते हैं, एक भारत ग्रामीण भारत है और दूसरा भारत शहरी भारत है। तो समझा जा सकता है कि राजनीति के दिग्गज सत्ता के समीकरण साधने के लिए ग्रामीण इलाकों पर जोर दे रहे हैं और अब उनका फोकस सीधे उन सीटों पर है, लोकसभा की उन इलाकों पर है जहां से सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं। और इन इलाकों पे अगर थोड़ा भी काम किया जाए, जो भी पार्टी इसमें काम करेगी डेफिनेटली निश्चित तौर पर बढ़त हासिल करेगी, क्योंकि ये इलाके देश के पिछड़े हुए इलाके हैं। यहाँ पर जो जनता है वो गरीब है, आदिवासी है, और यहाँ पर जनता ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनकी राजनीतिक समझ उतनी विकसित नहीं है जितनी शहरी इलाकों में है। इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा तबका है जो फ्लोटिंग वोट बैंक का है, जो अपना मन आखिरी वक्त में बदल देता है। आइए जानते हैं कि नीतीश कुमार ने जो लिस्ट तैयार की है नेताओं की चक्रव्यूह को रचने के लिए, वो लिस्ट, उस लिस्ट में आखिर कौन कौन से नेता शुमार हैं, कौन कौन से वो दिग्गज नेता हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने, वो 11 दिग्गज नेता जिन्हें नीतीश कुमार ने अपनी इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है और जिनमें से 5 से वो मुलाकात कर चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। नीतीश कुमार ने सबसे पहले आज राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और इसी महीने होने वाले चुनाव में उनका दोबारा पार्टी का अध्यक्ष बनना लगभग तय है। कांग्रेस वर्तमान में लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और 2019 में कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिली थी। 52 सीट्स पर कांग्रेस 2019 में जीती थी, जबकि 210 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण है 2024 के रण को तय करने के लिए। 210 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। यानी कि कांग्रेस की भूमिका इन 50 सीटों पर तो है ही, इन 52 सीटों पर तो है ही, और 210 सीटों पर भी कांग्रेस बड़ी भूमिका में है। यानी कुल 262 सीटों पर कांग्रेस बड़ा प्रभाव रखती है अगर 2019 के आंकड़ों को माना जाए तो।
अब बात करते हैं सीताराम येचुरी की। सीताराम येचुरी काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, सीपीआई एम के महासचिव हैं। सीताराम येचुरी भी नीतीश से मुलाकात, नीतीश कुमार ने भी सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त सीपीआईएम वर्तमान में केरल और पश्चिम बंगाल में काफ़ी मजबूत है। केरल की बात करें तो केरल में सीपीआईएम की सरकार भी है और दोनों ही राज्यों में लोकसभा की कुल 62 सीटें हैं, 62। वर्तमान में सीपीआईएम के पास कुल 3 सांसद हैं, लेकिन 62 सीटों पर सीपीआईएम सीधा प्रभाव रखती है। बात करें शरद पवार की, जिनसे मुलाकात की नीतीश कुमार ने, तो शरद पवार जो है वो एनसीपी के सुप्रीमो हैं और उनकी गिनती विपक्ष के सबसे अनुभवी नेताओं में की जाती है। शरद पवार महाराष्ट्र से आते हैं और उनकी पार्टी वहां काफी मजबूत दावेदारी में है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 यानी 48 सीट्स हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र से एनसीपी के कुल 5 सांसद हैं। इसके अलावा 2 और बड़े दिग्गज नेताओं की बात कर लेते हैं जो काफ़ी प्रभावशाली हैं। उनमें से एक हैं उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र से आते हैं। नीतीश ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से फ़ोन पर बात की। उन्होंने ठाकरे की पार्टी का महत्व वो बेहतर तरीके से समझते हैं महाराष्ट्र में। ठाकरे हालांकि बीजेपी के सहयोगी रहे, लेकिन बाद में विरोधी हो गए। शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई। ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में काफ़ी प्रभावी है और यहाँ से लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। 2019 की बात करें तो 2019 के चुनाव में शिवसेना भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, मगर विधानसभा चुनाव के बाद दोनों ने राहें अलग कर दी। अभी शिवसेना के कुल 19 सांसद हैं लोकसभा में। हालांकि पार्टी 2 गुटों में बंट गई है और इसका आरोप उद्धव ठाकरे बीजेपी पर लगाते हैं कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को बांट दिया, उनके विधायकों को तोड़ दिया। अब उद्धव की जगह एकनाथ शिंदे जो हैं वो भाजपा के समर्थन से महाराष्ट्र के सीएम हैं। यानी उद्धव ठाकरे से बीजेपी ने सत्ता छीनी है। जाहिर सी बात है कि 2024 में उद्धव ठाकरे बीजेपी से अपना हिसाब चुकता करने की जुगत में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी काफ़ी विरोधी है भाजपा की, बहुत पुरानी, और बंगाल में बीजेपी ने उन्हें बहुत कड़ी टक्कर दी और दीदी ने काफ़ी मुश्किल लड़ाई को लड़कर वापस से बंगाल में अपनी सत्ता हासिल करी, या फिर ये कहें कि एक तरीके से सत्ता बची। ममता बनर्जी की पार्टी की सत्ता वहाँ पर बचा पाई ममता बनर्जी, लेकिन टक्कर बहुत कड़ी थी। ममता बनर्जी की बात करें तो विपक्षी पार्टियों में ममता की गिनती भाजपा के खिलाफ सबसे मुखर नेताओं के तौर पर होती है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का यहाँ खासा प्रभाव है। अगर बात करें बंगाल की तो पश्चिम बंगाल से लोकसभा की 42 सीट्स आती हैं। ममता की जो पार्टी है वो पिछले चुनावों में 23 सीट्स पर जीत हासिल करके आई थी, यानी 42 में से 23 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती हैं। अगर बात करें एचडी कुमारस्वामी की, जो कि इस मास्टर प्लान में, नीतीश के मास्टर प्लान में शामिल हैं और दक्षिण में दरवाजे खोल सकते हैं नीतीश कुमार के लिए, जो नया गठबंधन नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं बनाने की, और बीजेपी के रथ को रोकने में सहयोगी हो सकते हैं। तो एचडी कुमारस्वामी की अगर हम बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी हैं और वर्तमान में कुमारस्वामी के पास जनता दल सेक्युलर की कमान है। जनता दल एस, जिसे जनता दल सेक्युलर के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक की एक क्षेत्रीय पार्टी है जहां लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। कर्नाटक से लोकसभा की कुल 28 सीटें आती हैं। और 2019 की अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीएस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि जेडीएस को चुनाव में 9.67% वोट मिले थे, लेकिन केवल 1 ही सीट पर जेडीएस जीत पाई थी। अगर कर्नाटक में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके जेडीएस अपना वोट ट्रांसफर कर लेती है तो फिर भाजपा को नुकसान संभव है। इसके अलावा जो अगले साउथ में ही अगले सहयोगी जो हो सकते हैं नीतीश कुमार के, जिनके साथ नीतीश कुमार सहयोग और गठबंधन की उम्मीद कर रहे हैं, जिन्हें साथ लाने की उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ रोकने के लिए, वो है जगनमोहन रेड्डी। आंध्र के सीएम
हैं जगनमोहन रेड्डी, और नीतीश से मिलने वाले नेताओं की फहरिस्त में नीतीश जो है उनसे मिलेंगे। तो जगनमोहन रेड्डी भी नीतीश से मिलने वाले नेताओं की फहरिस्त में ही है। और जगन की पार्टी जो है वो है YSRCP, आंध्र की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है, और जहां लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। तो जगनमोहन रेड्डी भी साउथ में एक बड़ा रोल निभा सकते हैं, क्योंकि वो आंध्रा में बहुत दखल रखते हैं, बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित हैं जगनमोहन रेड्डी, और आंध्र की राजनीति में उनकी पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। लोकसभा की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जगन की पार्टी ने 19 सीटों को जीता था, 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। 25 में से 19 सीटें जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने जीती थी। ये 2019 की मोदी लहर के बावजूद उन्होंने करके दिखाया था। आप समझ सकते हैं कि आंध्र में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी की स्थिति कितनी मजबूत है। बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल जहां एक तरफ जगनमोहन रेड्डी साउथ में, आंध्र में काफ़ी मजबूत स्थिति में है, तो ठीक वैसे ही दिल्ली में और पंजाब में अरविंद केजरीवाल बहुत मजबूत स्थिति में है। एक बड़े नेता के रूप में बहुत तेजी के साथ उनका उभार हुआ है, और खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बताते हैं। इन्हें साथ लाने के लिए बड़ी चुनौती होगी नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि ये खुद ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। साल 2014 में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए वाराणसी पहुंचे थे, और इन्होंने काफ़ी हाइप क्रिएट किया था और काफ़ी अच्छा वोट बैंक भी खींचा था, और मीडिया ने इन्हें काफ़ी कवरेज दिया था। आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने कामों से ज़्यादा मीडिया कवरेज के लिए जाने जाते हैं, और ख़ासकर इन दिनों तो काफ़ी मीडिया में काफ़ी चर्चित हैं, विवादित भी हैं। चाहे वो शराब का मामला हो, चाहे वो स्कूलों का मुद्दा हो, चाहे वो न्यूयॉर्क के अखबारों में अपनी पेड न्यूज़ छपवाने का मामला जो आरोप लगे वो हो, चाहे मनीष सिसोदिया पर ईडी की जांच हो। लेकिन जो नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देने वाले नेताओं में शुमार हैं अरविंद केजरीवाल। पंजाब में उन्होंने कांग्रेस की नाक के नीचे से सत्ता निकाली, और अपनी बड़ी संख्या में अपने विधायकों को जिता कर लेकर कांग्रेस को बहुत छोटी पार्टी के रूप में उन्होंने पंजाब में बना दिया, और अपनी पार्टी को मजबूत बना लिया। करीब 92 सीट्स विधायकों की उन्होंने पंजाब में हासिल की। तो पंजाब में काफ़ी मजबूत और बढ़त के साथ वो सामने आए, और काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच गई पंजाब में आम आदमी पार्टी, जिसकी उम्मीद बहुत ही कम लोगों ने की थी। पंजाब की राजनीति में दखल अब बढ़ गया है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली में वो पहले से ही मजबूत स्थिति में है। और अगर बात करें गोवा की, तो गोवा में भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और वहाँ पर भी वो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उनकी पार्टी वहाँ पर भी काफ़ी मजबूत स्थिति में बढ़त की तरफ दिख रही है। गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल ने कमान संभाली है। गुजरात चुनावों को लेकर के वो सक्रिय हो गए हैं, और गुजरात में भी बीजेपी के किले में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे बीजेपी की खेमे में हलचल काफ़ी बढ़ गई है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल सीधा दखल रखते हैं। दिल्ली में मजबूत स्थिति में है, पंजाब में काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि उनकी सरकार है वहाँ पर भारी बहुमत के साथ, बम्पर मेजोरिटी के साथ। जैसे उन्होंने दिल्ली में बम्पर मेजोरिटी की सरकार बनाई, बिल्कुल वैसे ही बम्पर मेजोरिटी की सरकार वो पंजाब में बना ले गए, जिसने सबको हैरान कर दिया, सबको चकित कर दिया, क्योंकि इतनी बड़ी मेजोरिटी, इतने बड़े बहुमत की उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। और एक ऐसे राजनीतिक दल के लिए जो अभी कुछ ही समय पहले आंदोलन से निकला है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल बहुत तेजी के साथ बढ़त बना रहे हैं, और राजनीति में तेजी के साथ रन बटोर रहे हैं। एक तरीके से कहा तो पिच पे काफ़ी सक्रिय हैं, और पता नहीं चलता है कि कौन सी बॉल पर वो कब हिट कर दें और बॉल सीधे बाउंड्री के पार चौका और छक्का हो जाए। तो गुजरात में भी स्थिति कुछ वैसी ही बनी हुई है, क्योंकि उनकी सक्रियता से बीजेपी खेमे में काफ़ी हलचल मच गई है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की केजरीवाल से जो मुलाकात है वो भी काफ़ी अहम मानी जा रही है। नीतीश कुमार के इस चक्रव्यूह वाले मिशन में केजरीवाल बहुत बड़े सहयोगी बन सकते हैं। बात करें के चंद्रशेखर राव की, तो ये भी नीतीश कुमार की लिस्ट में हैं। साउथ से आते हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने पिछले दिनों ही पटना जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। राव की पार्टी टीआरएस तेलंगाना की मजबूत क्षेत्रीय पार्टी है, जहां पर लोकसभा की 17 सीटें हैं। 2019 के चुनावों में टीआरएस को 9 सीटों पर जीत मिली थी। राव पिछले कई महीनों से भाजपा के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए सक्रिय हैं। ये दोनों ही नेता काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं, और ये जो मास्टर प्लान नीतीश ने तैयार किया है उसमें के चंद्रशेखर राव की भी बड़ी भूमिका है। और साउथ में
इस चक्रव्यूह के रचनाकार असल में के चंद्रशेखर राव ही हैं। बात करें वो 10वें नेता कौन हैं जो इस मास्टर प्लान में, नीतीश के इस मास्टर प्लान में शामिल हैं, तो वो हैं नवीन पटनायक। 22 सालों से उड़ीसा के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं नवीन पटनायक और नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा के खिलाफ गठबंधन बनाने को लेकर के उनसे नीतीश की फ़ोन पर भी बात हुई है। और पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल यानी बीजेडी उड़ीसा की एक क्षेत्रीय पार्टी है। लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं यहाँ पर, और 2019 के चुनावों में बीजेडी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी कि नवीन पटनायक जो हैं वो उड़ीसा की राजनीति में बहुत मजबूत स्थिति में हैं, अच्छा दखल रखते हैं, और पिछले चुनावों में उन्होंने 12 सीटें हासिल की उड़ीसा से, मोदी लहर के बावजूद। तो ऐसी स्थिति में साउथ में नवीन पटनायक भी नीतीश के लिए सफलता के दरवाजे खोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के एक दिग्गज नेता की जो नीतीश की इस लिस्ट में है, और वो नेता हैं ओम प्रकाश चौटाला। शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा काटकर जेल से अभी भी बाहर आए हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, और इनका नाम भी नीतीश कुमार से मिलने वालों की सूची में है। चौटाला की पार्टी है इनेलो, हरियाणा की एक क्षेत्रीय पार्टी है इनेलो, जहां लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। चौटाला की गिनती बड़े जाट नेताओं में होती है। हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी यूपी में भी 5 से ज़्यादा सीटों पर जाट वोटर्स का असर है। तो ऐसी स्थिति में इनेलो का असर वहाँ हो सकता है। तो हरियाणा के साथ यूपी में भी जाट वोटों पर काफ़ी अच्छा असर डाल सकते हैं ये वयोवृद्ध नेता ओम प्रकाश चौटाला, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्यों कुछ खास नेताओं से मिल रहे हैं नीतीश कुमार, और एक चक्रव्यूह तैयार करने की पूरी रणनीति जो है वो बना रहे हैं। अगर हम बात करें, आंकड़ों को एक बार फिर से देखें, तो हम बात करें साउथ की, तो एच डी कुमारस्वामी जिनकी पार्टी है जेडीएस सेक्युलर जनता दल, और ये कर्नाटक की पार्टी है। और एच डी कुमारस्वामी क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं कर्नाटक में? क्योंकि 28 लोकसभा सीटों पर सीधा असर रखते हैं। अगर साउथ की बात करें तो जगनमोहन रेड्डी वाईएसआरसी जो आंध्र की पार्टी है, और असर सीधे से 25 सीटों पर है जगनमोहन रेड्डी का, जगन का, जो काफ़ी लोकप्रिय है वहाँ पर। और बात करें नवीन पटनायक की, जो जिनकी पार्टी है बीजू जनता दल, उड़ीसा में इनका असर है। साउथ की ही बात कर रहे हैं हम। साउथ में बीजेपी का रथ रोकने के लिए जो कैंप नीतीश कुमार डालने जा रहे हैं, उस कैंप के पहरेदार नवीन पटनायक भी हो सकते हैं, जिनकी पार्टी बीजेडी है। और यहाँ पर 21 सीटों पर ये सीधा सा असर या सीधा सा दखल रखते हैं। उत्तर की बात करें तो उत्तर में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप है, जो पंजाब और दिल्ली में असर रखती है अपना, दोनों ही राज्यों में सरकार है, और 20 सीटों पर सीधा असर रखती है। अगर बात करें के चंद्रशेखर राव की, तो तेलंगाना में 17 सीटों पर के चंद्रशेखर राव सीधा असर रखते हैं। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा से हैं, इनेलो से, और 10 सीटों पर, हरियाणा की 10 सीटों पर इनेलो का सीधा असर है। दोस्तों, कहते हैं कि बिहार और झारखंड ये दो ऐसे राज्य हैं जहां से राजनीति के दिग्गज आते हैं, और देश की राजनीति में जब भी कोई बदलाव हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है, तो बिहार और झारखंड से ही नेताओं ने कमान संभाली है। ये वो नेता हैं जो देश की राजनीति को बदलने का दम रखते हैं, और इसी आत्मविश्वास के साथ नीतीश कुमार सामने आए हैं, जो अब केंद्र की सत्ता को बदलने के लिए मैदान में हैं, ताल ठोक कर सामने हैं, और कह रहे हैं कि अगर उनकी रणनीति पर चला जाए तो बीजेपी को वो 50 सीटों में सिमटा देंगे। निश्चित तौर पर कहने और सुनने में बड़ा हास्यास्पद और अजब लगता है, लेकिन दोस्तों, राजनीति है और राजनीति में कुछ भी संभव है। किसने सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जिस भारी बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे, उससे भी ज़्यादा बहुमत वो फिर 2019 में भी ले जाएंगे। तो राजनीति है, और सत्ता के समीकरण राजनीति को तय करते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक मशहूर कहावत है कि इश्क, युद्ध और राजनीति ये 3 ऐसे मैदान हैं जहां पर सब कुछ जायज़ है, कुछ भी हो सकता है। और राजनीति के गलियारों में एक कहावत भी मशहूर है, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता तो बिहार और यूपी से होकर जाता है। नीतीश और लालू यादव के गठबंधन के बाद ये माना जा रहा है कि बिहार झारखंड में
दोनों मजबूत घेराबंदी करने की तैयारी में है। बिहार झारखंड में लोकसभा की कुल 54 सीट्स हैं, जहां आरजेडी, जेडीयू और जेएमएम का सबसे ज्यादा प्रभाव है। और अगर बात करें 80 सीटों वाले यूपी की, तो यूपी को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि यूपी में भाजपा के खिलाफ अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में गठबंधन बनाया था। हालांकि उस गठबंधन में कांग्रेस और बसपा जैसी बड़ी पार्टियां नहीं थीं। ऐसे में 2024 में यहाँ गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और क्या नीतीश कुमार की ये रणनीति कामयाब होगी? क्या वो इन दिग्गज नेताओं को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इन तमाम 11 दिग्गज नेताओं को साध पाएंगे और एक साथ ला पाएंगे? चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ा है साल 2024 का चुनावी रण। तो दोस्तों, ये था नीतीश की रणनीति का, नीतीश के चक्रव्यूह का पूरा विश्लेषण, जिस चक्रव्यूह के माध्यम से वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भाजपा को रोकने की तैयारी में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को थामना चाहते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो विश्लेषण, हमें बताइएगा। आपके सुझावों का स्वागत है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों, फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।